Would you expect a similar change if we try to beat a wood log? क्या यही कुछ होगा अगर आपने एक लकड़ी के टुकड़े को इसी तरह पीटा तो? लेट अस फाइंड आउट. एक एक्टिविटी देखिए 4.1. टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ coal piece, a piece of thick aluminum wire and a pencil lead. Beat the iron nail with a hammer. आप क्या क्या लें? एक लोहे की कील ले लें, एक कोयले का टुकड़ा ले लें, एक थिक एल्युमिनियम वायर ले लीजिए, मोटी जो मिलती हैं एल्युमिनियम की तारें, और एक पेंसिल का जो लेड होता है जिससे आप लिखते हैं वो ले लीजिए. आप जो है आयरन नेल को बीट करिए एक, ये जो है एक हथौड़े से. तो बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस. अपनी उंगली में ना मार लेना. ट्राई टू हिट हार्ड, ज़ोर से मारो. नाउ हिट हार्ड. द एल्युमिनियम वायर ऑल्सो, एल्युमिनियम वायर को भी जो है कस के उसको पीटिए पकड़ के. देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल 4.2. तो अब क्या हो रहा है आप खुद ही अपने कॉमन सेंस से, प्रैक्टिकल सेंस से बता सकते हैं कि एल्युमिनियम भी थोड़ा सा चादर नुमा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, और लोहे का टुकड़ा भी. लेकिन जो कोयला है वो टूट के एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. इसी तरह जो पेंसिल का लेड है वो भी टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. इसको आप लिख लीजिए. तो ऑब्जेक्ट या मटेरियल है जैसे आयरन नेल, कोल पीस, एल्युमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड. तो आप जब चेंज इन शेप, क्या होता है, ये फ्लैटन्स, या तो चपटा हो जाता है या ब्रेक्स इनटू पीसेस. तो ये आयरन नेल फ्लैटन हो जाएगा, फ्लैटन माने चपटा हो जाना. कोल पीस ब्रेक हो जाएगा, एल्युमिनियम वायर फ्लैटन हो जाएगी, और पेंसिल लेड ब्रेक हो जाएगा. So you saw that the shape of the iron nail and the aluminum wire changed on beating. तो आपने क्या देखा? आयरन नेल का एल्युमिनियम वायर का शेप बदल गया. इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स. अगर आप और ज़ोर से इनको किसी दबाव से इनको और प्रेशर डालें इनके ऊपर तो ये तो बिल्कुल चादरों में बदल जाएंगे. यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. आपने देखा होगा चांदी के वर्क जिसको बोलते हैं, जो कि मिठाइयों के ऊपर उनको सजाने के काम में आते हैं. और चांदी स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी सी मात्रा में अच्छी होती है. चांदी भी और गोल्ड भी जो सोना होता है, लेकिन महंगा होने की वजह से चांदी ही यूज़ की जाती है. यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड. इसके अलावा आपके पास एल्युमिनियम फॉयल होती हैं जिसमें आप खाना लपेटते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी. ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि जिनको हम बीट करके पतली पतली चादरों में बदल सकते हैं, इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी. इसको याद कर लीजिए, ये 10th तक आपको पढ़ना है या 12th तक पढ़ना है. तो MELLEABILITY, malleability. This is a characteristic property of metals. As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. Can we call these metals? अब जो ये कोयला था या लेड था, इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं थी, तो क्या आप उनको मेटल कहेंगे? नहीं. Now, can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? क्या आप एक गरम किसी मेटल के बर्तन को उठा सकते हैं बिना हैंडल के, जिसमें कोई प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल लगा हो, और आपको चोट ना लगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने गर्म हो जाते हैं कि आपका हाथ जल जाएगा. Perhaps not. Why? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. अब जैसे फ्राइंग पैन होता है या चाय बनाने का बर्तन, उसमें हैंडल लगे रहते हैं, तो वो हैंडल से आप आसानी से उनको पकड़ के रख सकते हैं. अभी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बैकेलाइट से बनते हैं हैंडल्स, जिससे ये जो पॉलीमर्स होते हैं तो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो जिस वजह से हाथ नहीं जलता उनसे. So on the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? That means wood and plastic जो है अच्छे कंडक्टर नहीं हैं. मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर हैं, इसलिए बहुत जल्दी गर्म होते हैं. तो you must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? Why? तो उसके स्क्रू ड्राइवर का हैंडल भी प्लास्टिक का ही बना होता है ताकि उसको करंट ना लगे, शॉक ना लगे. इसका मतलब है
Metals are good conductors of electricity also, right? जो अच्छा हीट का कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर है. Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. You might have performed. तो इसमें आपने सेल ले लिया, उसमें तारे लगा दी और एक बल्ब उसमें अटैच कर दिया सीरीज़ में. अब आपने बीच में अगर आयरन नेल लगाएंगे तो बल्ब जलेगा, लकड़ी लगाएंगे तो नहीं जलेगा, पेंसिल का लेड नहीं जलेगा, सॉरी पेंसिल की जो वुडन पार्ट है उससे बल्ब नहीं जलेगा, लेड से जो है हो सकता है जल जाए. तो जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, कुछ नहीं करती. मेटल्स करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते. नाउ द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6. Now recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. You might have performed. तो क्या हुआ था उसमें? The activity with various objects in class 6. You now repeat the activity with the materials mentioned in table 4.3. 4.3 में था आपके आयरन नेल, कोल पीस, एल्युमिनियम वायर और पेंसिल लेड. तो उससे जो है आप फिर से ये करिए एक्टिविटी. तो आप ऑब्जर्व देखो और ग्रुप करो दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स. तो आयरन रॉड या नेल जो है गुड कंडक्टर है, सल्फर इज़ अ पुअर कंडक्टर, कोल पीस इज़ अ पुअर कंडक्टर, बट कॉपर वायर इज़ अ गुड कंडक्टर. So I have written GC and PC. So you observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. So that means metals are good conductors of heat and electricity. Now where do you find the use of aluminium and copper wires? Have you seen wires of coal? No, definitely not. लेकिन एल्युमिनियम की तारें हमने देखी हैं. जो बिजली जो हमारे घर में सप्लाई होती है, जो बाहर लगी रहती हैं तारें, वो एल्युमिनियम की हैं. और घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सर्कुलेट कराई जाती है वो पतली पतली कॉपर वायर्स होती हैं जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर्ड रहती हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगें. The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. अब ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि जिससे उनके पतले पतले तार बनाए जा सकें उसको डक्टिलिटी कहते हैं. DUCTILITY. और मेटल्स को कहेंगे डक्टाइल. इस तरह मेटल्स आर मेलिएबल एज वेल एज डक्टाइल एंड दिस प्रॉपर्टी इन देम इज नोन एज मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी. So have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, a plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now. अगर कभी आपने ड्रॉप किया किसी एक लोहे की चीज़ को या कॉइन को या फिर कोयले को तो आप क्या सुनेंगे? आपको मेटल्स में एक स्पेशल किस्म की साउंड जो है सुनाई देगी एंड दैट साउंड इज़ नोन एज सोनोरस. दीज मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि वो आवाज़ करते हैं. उनको अगर हिट किया जाए तो वो आवाज़ करते हैं. हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव अ रीज़न? इसीलिए तो अभी वुडन बेल्स नहीं होती मेटल्स में, हमेशा वो टेम्पल्स में हमेशा मेटल की होती हैं. चर्चेस में भी बेल्स जो हैं बड़ी बड़ी मेटल्स की होती हैं ताकि जब उन्हें बजाया जाए तो दूर दूर तक आवाज़ जाए. द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड. तो जब उनको किसी चीज़ से हिट किया जाता है तो बहुत ही मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, एक झंझनाहट वाली आवाज़. सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल. कैन यू टेल विच बॉक्स इज़ मेड ऑफ मेटल बाई स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? बता सकते हैं आप जिसमें आवाज़ आती है झंझनाहट तेज़ वाली तो वो मेटल का है, जिसमें नहीं आ रही है थर्ड की आवाज़ आ रही है तो वो नॉन मेटल, वो मेटल नहीं है यानी वुड का है. Since metals produce ringing sounds, they are said to be sonorous. तो ये जो ringing sound आती है उसको बोलते हैं sonorous. SONOROUS. The materials other than metals are not sonorous. और जो metals नहीं हैं वो sonorous नहीं होते. After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. मेटल्स की कितनी प्रॉपर्टी हो गई? हार्ड 1, 2 लस्ट्रस, 3 मेलिएबल, 4 डक्टाइल, 5 सोनरस and 6 good conductors of heat and electricity. The materials which generally possess these properties are called metals. For example,
The examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, जो कैल्शियम टैबलेट्स खाई जाती हैं ना, जो हड्डियों के लिए ज़रूरी हैं, मैग्नीशियम etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into a powdery mass on tapping with a hammer. तो एक जो सल्फ़र है और दूसरा तुम्हारा ये कोल है या फॉस्फोरस है, इनको अगर आप हिट करेंगे किसी हैमर से तो ये पाउडर में बदल जाएंगे. दे आर नॉट सोनरस, ना ही आवाज़ निकालते हैं. एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना बिजली और ऊष्मा के वाहक होते हैं. These materials are called non-metals. The examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, nitrogen, etc. Metals like sodium and potassium are soft. अब कुछ ऐसे metals हैं जो soft भी हैं, सारे hard नहीं हैं. जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, Na और K. सोडियम का जो लैटिन नाम था वो था नाट्रियम, तो उससे इसका नाम Na पड़ गया. पोटेशियम वॉज कैलियम, तो उसको K नाम दिया गया उसका सिंबल. दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट हैं और कैन बी कट विद अ नाइफ, इनको आप चाकू से काट सकते हैं. मर्करी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. सो दे आर एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद, औरों से अलग हैं ये. अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसको आप ज़रा अच्छे से समझ लेंगे, बेस अच्छा हो जाएगा तो आगे जाके आपको आसानी रहेगी. सबसे पहले हम देखते हैं दोनों का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ. हवा में ऑक्सीजन आपको पता है 21% होती है, तो उसके साथ क्या इनका रिएक्शन होता है. यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. आपको पता है लोहे में जंग लग जाती है. रिकॉल द रिएक्शन इन विच रस्ट इज़ फॉर्म्ड. तो कैसे बनता है ये. तो इसमें क्या होता है कि जब जंग लगता है तो उसके लिए नमी भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए. इन दोनों में से अगर एक चीज़ नहीं होगी तो जंग नहीं लगेगी. अब इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, लेकिन मेन रिएक्शन जो है वो ये है, आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में. थ्राइस Fe प्लस ट्वाइस O2 प्लस H2O इज इक्वल टू Fe2O3 प्लस FeOH होल ट्वाइस. तो ये फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 और ये है फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस. इन सब का मिक्सचर जो बनता है वो ही जंग यानी रस्ट RUST रस्ट होती है. ये तो बिल्कुल ही लोहे को खा जाती है एक तरह से पाउडर में कन्वर्ट करके, और वो बिल्कुल बेकार हो जाता है. तो इसलिए उसको आपको पता है, उससे बचने के लिए हम लोहे की चीज़ों को पेंट कर देते हैं या उसके ऊपर जिंक की एक कवर लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे कि, या एल्युमिनियम की, तो वो प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और लोहा बच जाता है. ये रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ऑक्सीजन से जितने रिएक्शन होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं. तो आपने 7th में एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया था और उसको हवा में जलाया था. तो आपने क्या देखा था, ट्वाइस Mg प्लस O2 ट्वाइस MgO बना रहा है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया. अब जो है आप आयरन और मैग्नीशियम का रिएक्शन आपको पूरा करना है विद ऑक्सीजन. तो आयरन प्लस ऑक्सीजन का मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का ट्वाइस Mg प्लस O2, इसको कर लीजिएगा ट्वाइस MgO. अब हम आते हैं एक्टिविटी 4.3 पे. Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water. ये जो रस्ट बनी थी, ये या जो मिक्सचर है ना Fe2O3 FeOH होल ट्वाइस, इसको आप एक कर्व्ड ब्रैकेट में लिखकर और नीचे लिखिएगा रस्ट. इट्स अ मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड फेरस हाइड्रोक्साइड. ये रिएक्शन से अगर आपको लिखने आ जाएंगे तो आगे भी आसानी रहेगी. इसमें आप देखिए किसी का भी सिंबल जो होता है कैपिटल लेटर से शुरू होता है. अगर उसमें 2 लेटर्स हैं तो दूसरा लेटर स्मॉल लेटर होता है. अब H में H कैपिटल है, O कैपिटल है, O ऑक्सीजन का सिंबल है, H हाइड्रोजन का सिंबल है, एंड सो ऑन. अब हम देखते हैं कि ये जो रस्ट बन रही है इसका नेचर क्या है. तो उसके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा आप ये जंग इकट्ठा करें और उसको थोड़े से पानी में घोल लें, फिर छान लें. तो आप क्या देखेंगे कि रस्ट घुल तो रहा नहीं है, तो उसको अच्छे से शेक करिए सस्पेंशन को, और जो सॉल्यूशन बना उसमें आपने रेड और ब्लू लिटमस दोनों डाले. तो आप क्या देखेंगे
कि ब्लू पे तो कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन रेड लिटमस ब्लू हो गया। इसका मतलब है कि रस्ट बेसिक है। याद रखो, जहाँ पर भी OH ग्रुप आता है, OH ब्रैकेट में होल ट्वाइस हो, तो वो बेस होते हैं। बेसिस माने जो क्षार कड़वे होते हैं जो स्वाद में, और वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो इस तरह से आपने ये टेस्ट करा, तो इससे पता चला कि आयरन का जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक है नेचर में, ऑक्साइड भी और हाइड्रोक्साइड भी। तो यानी जितने मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, और जितने नॉन मेटल्स हैं जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, उनके जितने भी ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होंगे दे विल बी एसिडिक इन नेचर। उसका भी रिएक्शन मैं आपको अभी बताऊंगा। कॉपर भी क्या रस्ट करता है? हाँ बिल्कुल, रस्ट ये करता है कि अगर काफ़ी दिन तक एक कॉपर का वेसल है कोई आपके घर में, उसको आपने साफ़ नहीं किया, तो उसके ऊपर स्पेशली बारिशों में एक हरे से रंग का डिपॉजिट उसकी सरफेस पे जम जाता है, उसका वो रंग ख़राब हो जाता है, जो कि रेडिश ब्राउन होते हैं, वो थोड़े से हरे से हो जाते हैं। तो व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर फॉर लॉन्ग, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। तो हरे रंग की एक कोटिंग आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, that is CuOH whole twice, and copper carbonate CuCO3. The following is the reaction. तो 2Cu plus H2O plus CO2 plus oxygen. इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन से नहीं ख़राब हो रहा है, ये हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से ख़राब हो रहा है। तो उसमें क्या बन रहा है? CuOH whole twice and CuCO3। अब आपको ये देखना होगा कि रिएक्शंस जो हैं वो बैलेंस्ड हों। अब इधर 2 कॉपर के हैं, इधर भी देखना 2 कॉपर के हैं। देखो हाइड्रोजन के इस तरफ लेफ्ट में 2 हैं, यहाँ पर भी 2 ही हैं। ऑक्सीजन के देखिए आपके पास हैं, O2 है, और CO2 में भी तो 4 हैं। तो इधर CuCO3 में 3 हो गए, और इधर जो है सिर्फ 2 ही हैं। तो CuCO3 में तो बैलेंस नहीं है ये इक्वेशन, मगर जो बन रहा है बेसिकली उसको आपको याद रखना है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो है ये करोजन कहलाता है, CORROSION। तो ये जो मेटल की सर्फेसेस ख़राब हो जाती हैं, दे आर नोन एज करोजन। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द ऐश ऑब्टेन्ड in burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic और basic nature। अब आपने क्या किया था? मैग्नीशियम रिबन जलाया था, जला के जो पाउडर इकट्ठा हुआ था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का था, MgO का। उसको आपने पानी में घोला तो MgOH होल ट्वाइस बन गया। तो अब क्या हो रहा है? इस सॉल्यूशन को हमने टेस्ट किया, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो रेड लिटमस इसमें भी ब्लू हो गया। इसका मतलब ये मेटल है जो आपका मैग्नीशियम है, और इसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक है नेचर में। तो ठीक है, जहाँ OH आपको नज़र आए वो समझ लीजिए बेस है। अब देखते हैं एक्टिविटी 4.4 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। एक थोड़ा सा आप पाउडर्ड सल्फर ले लीजिए। डीफ्लैग्रेटिंग स्पून ये होता है जो जिसमें हैंडल ऊपर की तरफ है और नीचे ये चम्मच है। और अगर आपके पास ये डीफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है तो आप एक कोई कवर ले लीजिए किसी बॉटल का, और उसमें एक तार बांध के कुछ उसी जैसा एक बना लीजिए। अगर नहीं है तो टेक अ मेटालिक कैप ऑफ एनी बॉटल एंड रैप अ मेटालिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप एज शोन। नाउ as soon as sulfur starts burning, introduce the spoon into a glass jar। जैसे ही सल्फ़र को आपने जलाया तो एक जार ले लीजिए। ये जार है जिसमें ऊपर की तरफ एक लिड है, तो आप तुरंत लिड को खोल के उसमें ये जलता हुआ सल्फ़र इंट्रोड्यूस करिए और तुरंत ही जो है लिड को बंद कर दीजिए। अब उसमें गैस भर गई है, तो ये गैस है सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब इसमें थोड़ा सा पानी लेके खूब अच्छे से शेक कर लीजिए उसको। तो अब क्या बन जाएगा? देखिए आप, सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, और जब उसमें आपने पानी डाला तो वो बन गया सल्फ्यूरस एसिड। ये एक एसिड है, जिसमें हाइड्रोजन होगा वो एसिड है। तो ये क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। इसका मतलब ये एसिडिक है नेचर में, यानी कि सल्फ़र एक नॉन मेटल है
जिसके ऑक्साइड्स या जो होते हैं या इसके एसिड्स जो होते हैं दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर। नाम ही है उनका सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, देन यू हैव नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन का जो एसिड होता है वो नाइट्रिक एसिड, उनके नाम में ही एसिड लिखा रहता है। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी अगर आपको ये याद रहेगा कि सल्फ़र, नाइट्रोजन एंड लाइक फॉस्फोरस दे आर ऑल नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के जितने ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं और मेटल्स के बेसिक हैं। अब ये बताएंगे हम कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स हैं या बेसिस हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें मेटल कैल्शियम है, इसका जो मेटल है इसमें कैल्शियम है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम है। फेरिक ऑक्साइड में आयरन, आयरन का नाम फेरम था पुराना नाम, तो इसको हम बजाय आयरन ऑक्साइड के हम ज़्यादातर फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब क्या है, फेरस है, कहीं फेरिक है, ये क्या है ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। जिंक ऑक्साइड में मेटल है जिंक। सोडियम हाइड्रोक्साइड में मेटल है सोडियम। सोडियम इज़ अ मेटल, याद रखिए। इस तरह अब नेम ऑफ द एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन है और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन। तो ये सल्फ़र, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नॉन मेटल्स हैं। इनके फॉर्मूले भी ज़रा ढूंढ कर लिखिएगा, आपको बताए जा चुके हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक acid is HCl and nitric acid is HNO3. अब जो है the name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as follows. ये मैंने आपको पहले ही लिख कर दे दिया है कि SO2 plus water H2O makes H2SO3 या sulfurous acid. It's not sulfuric acid, याद रखिए। Sulfuric acid is H2SO4, sulfurous acid is H2SO3. अब ये सल्फ्यूरस एसिड एसिडिक है तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो ऑक्साइड्स जितने नॉन मेटल्स के हैं एसिडिक हैं नेचर में, याद रखो। अब जो है सम ऑफ द लैबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस जो आपने पढ़े हैं उनको नाम याद करो, उनके नाम नोट करो और ये देखो कि ये मेटल्स के हैं या नॉन मेटल्स के हैं और उनमें है कौन सा, और जो कि ऑक्साइड्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ। अब हम आते हैं रिएक्शन विद वाटर। कैसे ये मेटल्स और नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल बड़ा ही रिएक्टिव मेटल है। इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। हवा में निकाल दोगे तो आग पकड़ लेगा, पानी डाल दोगे तो आग पकड़ लेगा और अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन और बहुत सारी गर्मी पैदा होती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन, इसलिए इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। रिएक्शन देख लो क्या हो रहा है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड बना रहा है Na2O, और ये सोडियम वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस निकलती है। अब ऊपर की तरफ का एरो गैस को इंडिकेट करता है, नीचे का एरो प्रेसिपिटेट को। तो ये रिएक्शंस लिख लीजिएगा आप लोग और इनको थोड़ा कोशिश करना याद करने की। एक्टिविटी 4.5 to be demonstrated by the teacher. During demonstration, special care should be taken that the size of the sodium metal piece is roughly the size of a wheat grain. It should be held with a pair of tongs. तो ये जो कैरोसिन में बोतलों में रहता है सोडियम मेटल, उसको निकाल के कैंची से काटा जा सकता है। छोटा सा एक गेहूं के दाने के बराबर ले लीजिए और टोंग से ही पकड़ना है, हाथ से नहीं पकड़ना है। इसमें 250 मिलीलीटर पानी लेंगे एक बीकर में या ग्लास टम्बलर में और उसमें पानी भर देंगे आधे में। अब जो है इसमें छोटा सा सोडियम पीस लेंगे, इसको सुखाते हैं पहले हम फ़िल्टर पेपर से। वहाँ लैब में विशेष रूप से फ़िल्टर पेपर होते हैं तो उनसे इनको सुखा लेंगे और छोटे से कॉटन पीस में उसको लपेट देंगे और उसके बाद इसको अब हम कॉटन पीस के साथ ही बीकर में डाल देंगे। तो आप क्या देखेंगे उसमें से तो आग निकलने लगी है, तो दूर रहना है उससे। तो रिएक्शन जब ख़त्म हो जाता है तो उसको आप देखिए बीकर को, वो गर्म लगेगा आपको। क्यों? अब इसको आप रेड या ब्लू लिटमस पेपर से अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो ये एसिडिक है या बेसिक है। ये एसिडिक, ये जो है क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है।
तो ये क्या था आपका, सोडियम मेटल था। तो NaOH ये बेसिक है नेचर में, ये जो है रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो सोडियम जो बन रहा है सोडियम पीस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो बेसिक है नेचर में, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। इसको हम ठीक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें लिखना क्या है, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कैसा है, बेसिक है नेचर में। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए। अब आते हैं कि यू ऑब्जर्व्ड दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। विगरसली मतलब बहुत तेज़ी से। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। लेकिन सारे मेटल्स तो नहीं रिएक्ट करते। अब लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह तो हवा पानी से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, तो या फिर स्लोली रिएक्ट करते हैं। तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते, फॉस्फोरस, सल्फर इत्यादि। दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, हालांकि हवा से रिएक्ट करते हैं। तो सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। तो इनको हम पानी में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस। फॉस्फोरस दो तरह का होता है, येलो फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। फार्मूला इसका P4 लिखते हैं हम। बड़ा ही रिएक्टिव है नॉन मेटल, और अगर आप हवा में छोड़ देंगे तो आग पकड़ लेगा। तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पानी के अंदर रखते हैं। तो रिएक्शन ये होता है P4 + 5O2 = 2P2O5, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब आते हैं हम रिएक्शन विद एसिड्स। अब हम देखते हैं कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं एसिड्स